अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। रुपए की बेकदरी में एक मरतबा फिर इजाफ़ा हुआ है और ज़ाहिर है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया आज 166 रुपये 27 पैसे पर जा पहुंचा है। अभी कल ही की तो बात है कि IMF से 2.75 अरब डॉलर मिले हैं, ज़ाहिर है कोरोना की सहूलतकारी के हवाले से। जब इतना पैसा आ भी रहा है और उसके बावजूद डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हो रहा है तो इसकी कुछ तो वजूहात होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक जो थे वो तशरीफ़ लाए थे इस मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए, और ज़ाहिर है उन्होंने अपना मतमा नज़र जो है और अपना मकसद जो है ये बयान किया था कि इन्फ्लेशन को जो है वो काबू करना है। ज़ाहिर है कि जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरती है तो उसके दो जगह पे दबाव पड़ते हैं। एक ये कि महंगाई बढ़ती है और दूसरा ये कि कर्ज़ की जो इंतहा है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। और ज़ाहिर है कि ये दोनों बड़े तकलीफ़ दे अमर होते हैं और पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त इस अज़ियत से गुज़र रहे हैं। लेकिन हालात हैं कि कोई तब्दीली आने का सिलसिला जो है वो दिखाई ही नहीं दे रहा। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तशवीशनाक भी है और क्या मामलात जो हैं वो इस तरीके से चल सकते हैं। आप रुपए को डॉलर के मुकाबले में गिराएं और 40% तक गिरा दें और ये कहें कि हमने बरामद कुनिंदगान के कहने पर ये काम किया है, लेकिन जो आपका रुपया है वो तो 40% गिर जाए और बरामदात जो हैं वो 15% बढ़ें तो मामलात जो हैं वो किधर जाएंगे। इसके नतीजे में तिजारती खसारा जो है वो भी वसी हो रहा है, उसकी खलीज बढ़ रही है और ज़ाहिर है वो एक और नए दबाव का पेश खैमा जो है वो होगा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी इस सारी सूरत हाल से लिंक्ड है। ये वो मामलात हैं जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, माहिर मुआशियात हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला, मुमताज़ सनतकार हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान, चेयरमैन हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, ये क्या हो रहा है? डॉलर की जो सिचुएशन है आज 166 रुपये 27 पैसे तक ये जा पहुंचा है, और अगर हम गुज़िश्ता दिनों में देखें तो कोई 8 से 10% तो ये डिवैल्यू हो गया है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। और दरअसल डॉलर का रेट एक तो बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी वजह थी डॉलर की बढ़ने की, वो आपको याद होगा कि कोरोना की वजह से हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक एमएसटी दी थी और उसके बाद डॉलर 170 से कम हो गया, 152 हो गया था और बड़े पैमाने में उसमें इन्वेस्टमेंट आई, और वो 30 जून को जो ही खत्म हुई उसके बाद डॉलर 157 से बढ़ के आज तकरीबन 187 10 रुपये बढ़ गए। तो उसकी वजह से अभी वो आबाद के मेम्बरान ने और 500 कंपनियों ने 2000 अरब रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इसको दिसंबर तक एक्सटेंड करें, लेकिन हुकूमत ने कहा जी हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये बड़ी वजह तो यही सप्लाई हमारी कट होगी, जो कि 10-12 मिलियन डॉलर डेली आ रहे थे वो आना बंद हो गए, इसके वेट कर रहे हैं। एक तो बड़ी वजह ये बनी। दूसरी बड़ी वजह बनी है कि अफगान का जो अपसेट हुआ है वो उसके पाकिस्तान में बड़ा बुरा असर है। जो अफगानिस्तान समझो, पाकिस्तान का सूबे ही समझ लें आप, अफगानिस्तान जो है वो वहाँ पे जो भी चीज़ होती है उसका असर पाकिस्तान पे भी आता है, और उसका जो अमेरिका ने उनके जो अकाउंट फ्रीज किए हैं 10 अरब डॉलर के तकरीबन, और उसके बाद जो है उनका जो पहले दारोमदार पाकिस्तान पे था वो उनका तो टोटली इम्पोर्टर का जो है उन्होंने यहाँ ड्यूल नेशनलियाँ ली हुई हैं, यहाँ कंपनियाँ भी बनाई हुई हैं अपनी, तो यहाँ से अपने LCयाँ खोल के टोटली जो है इम्पोर्ट करेंगे और पाकिस्तान पे उसके रुपये पे बस आपने पड़ा होगा। पिछले महीने भी 45% इम्पोर्ट हमारी बढ़ गई है और 3 अरब डॉलर का तजारती खसारा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा तजारती खसारा है। और तीसरी वजह ये कोरोना जो हुकूमत ने 10 करोड़ डॉलर को वैक्सीन करनी है और उसके लिए भी 3 से 4 अरब डॉलर चाहिए, उसकी डिमांड अलग खड़ी है, अपने स्तर पे खड़ी है। तो ये सारी चीज़ों ने इकट्ठा करके पाकिस्तान को जो है प्रेशर में रुपये को किया, और अफगानिस्तान की पोजीशन अगर जैसे कि इंडिया मुसलसल आपने देखो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान उसकी अपनी नाकामियों को और अपनी दहशतगर्दी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे मनफा डालना चाहता है, और ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। नहीं, इसमें मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा
कि ये तो अब अफ़गानिस्तान की सिचुएशन जो है ज़ाहिर है वो आपने बताया है कि एक बड़ा फैक्टर है इस सारी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि वो भी उनकी कंपनीज़ यहाँ से हैं, यहाँ से वो एलसीज़ खोल रहे हैं। तो आपको दिखाई देता है कि डॉलर पे मज़ीद दबाव आएगा और आने वाले दिनों में ये मज़ीद महंगा होगा? तो इसके दारोमदार अफगानिस्तान सूरत पे और हमारी हुकूमत पे है, और हमारी हुकूमत किस तरह इसको हैंडल करती है, और तालिबान को के साथ जो है जैसे चाइना, रशिया, तुर्की, पाकिस्तान मिलकर एक अपना एक दौरा करें या इकट्ठे बैठें और तालिबान को कायल करें कि काबिल कबूल हुकूमत बनाएं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर हों, ताकि इंटरनेशनल सतह पे आपको भी तस्लीम किया जाए। वरना इंडिया जो मैं बात कर रहा था, प्रोपेगेंडा ये कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो किया ये बड़ा सब हमारी एजेंसियों को हमें दुनिया को ये बता रहा है कि नाकामी की वजह पाकिस्तान अफगानिस्तान खुद नहीं। तो ये साजिश है, इस साजिश को हमने नाकाम बनाना है हुकूमती सतह पे भी और अवामी सतह पे भी, कि ये पाकिस्तान के ऊपर मलबा नहीं। बोस्तान साहब, आप आगे दबाव कितना आते हुए देख रहे हैं? देखो जी, अगर हुकूमत जैसे मैंने कहा है कि काबिल कबूल हुकूमत होगी, फिर तो इनके ज़ाहिर अकाउंट भी जो है वो फ्रीज है, वो दोबारा खुल जाएंगे और इस तरह दुनिया की इमदाद भी बहाल हो जाएगी। IMF वर्ल्ड बैंक दे देगा, क्योंकि इनकी टोटली जो इकानमी थी वो इमदाद पे चल रही थी। हर महीने जो है जहाज भर के आते थे नकद कैश की सूरत में, और वो डिवाइड होते थे, और वो जो डिवाइड होते थे तो उससे सारा उनका काम चल रहा था। वो ज़ाहिर है वो सारे बंद हो गए, इमदाद भी बंद हो गई, सारी चीज़ें भी बंद हो गई। तो अब हुकूमत के मुनसर है, हुकूमत अगर नहीं बनती और इंटरनेशनल पाबंदियों का इकोनॉमिक सेक्शन लग जाती है इनके ऊपर, तो उसका असर पाकिस्तान पे बहुत बुरा आएगा और पाकिस्तान को उसको अभी से तैयारी करे। अच्छा, इसमें मलिक बोस्तान साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है IMF से भी कोई $3.25 अरब आए हैं, तो इतना ज़्यादा दबाव तो नहीं आना चाहिए था कि लोग अब इससे भी ज़्यादा डॉलर की कीमत बढ़ने की बात कर रहे हैं? देखो, इसमें जो न्यूज़ ये भी आ रही है कि IMF ने कहा है कि यूटिलिटी और डॉलर का रेट आप बढ़ाएं, तो उसमें एक्सपोर्टरों की भी ये डिमांड है कि हमारी जो है आप बढ़ाएं, तो उसमें हुकूमत ही तरदीद कर सकती है या इतमाद में कौम को लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो अलग बात, उसका तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो बज़ाहिर फिगर आ रहे हैं तो $3 अरब का माना आपका ट्रेड गैप आता है, $36 अरब आपके कम हो गए, तो उसको आपने अभी से अरेंजमेंट करना होगा। या तो आपके इम्पोर्ट बिल कम करने होंगे या आप एक्सपोर्ट बढ़ाने। एक्सपोर्ट भी आपकी देखो ना, $3 अरब का आपका टारगेट था, 2 अरब 30 करोड़ की आपकी एक्सपोर्ट हुई है, तो वो भी आपका टारगेट जो है पूरा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। उसके अलावा जो है हुकूमत को ये जो अफगानिस्तान पॉलिसी है इसको भी जो है बड़ी हुकूमत से और फहम फराज से इसको हैंडल करना है, और दुनिया को और तालिबान को कायल करना है कि जब तक आप दुनिया की मर्जी से नहीं चलेंगे तो आप अपनी मर्जी करेंगे तो फिर चल नहीं सकेंगे। तो आपको ये दिखाई देता है, आपको खदशात हैं कि रुपए की बेकदरी और हो सकती है, डॉलर की कीमत आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकती है? देखो जी, हुकूमत ने अगर ये मैंने कहा ना $3 अरब का माना धरती सारा बहुत बड़ा खसारा है, उसको कहाँ से हम करेंगे? हमने अभी अगले 2 साल में हुकूमत ने $50 अरब पे करने वापस करने, और ऊपर से ये ट्रेड गैप आपका आएगा। फिर इम्पोर्ट बिल आप अपने कट करें, लग्जरी चीज़ें टोटली बंद कर दें, एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के मुताबिक अपनी इम्पोर्ट बिल करें, क्योंकि जब आप डॉलर का रेट बढ़ाएंगे, आपने ये कहा जा रहा है कि जो एक्सपोर्टरों की डिमांड थी कि डिवैल्यू करें तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। अगर उसको टेक्सटाइल को भी आप देखें, 2 साल पहले आपकी $13 अरब की एक्सपोर्ट थी, अब $15 अरब हुई है। डिवैल्यू आपने 40% की है, एक्सपोर्ट आपकी सिर्फ 15% बढ़ी है, तो इसका मतलब डिवैल्यू आपको कोई फायदा नहीं। 40% एक्सपोर्ट बढ़ती तो हम कहते कि सही पॉलिसी है। उससे महंगाई बढ़ेगी, हुकूमत की जो रेपुटेशन खराब होगी, आवाम को बड़ी उम्मीदें थी इस हुकूमत से। अगर जो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ज़ाहिर है हुकूमत की नेकनामी तो नहीं आएगी, बदनामी आएगी। तो इसको भी इनको मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब हमसे बात करने का। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो सूरत हाल है रुपए की इस कदर बेकदरी, इसके तो बड़े कसीरुल जहती असरात जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर मुरतब होंगे। मतलब हम ख़ुद को ये भी कहते हैं कि हम नेट इम्पोर्टर्स हैं खुराक के। अब ऐसी सूरत हाल में ये तो ना सिर्फ ये कि महंगाई पे दबाव आएगा, ना सिर्फ ये कि कर्जा जात की सूरत हाल जो है वो ख़राब होगी, बल्कि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो भी महंगे होंगे। आपके नज़दीक क्या एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है? देखें, काफ़ी दिनों से पाकिस्तान की मईशत में मुझे एक इस्तेहकाम नज़र आ रहा था और इसकी सिमत भी ठीक डायरेक्शन पे थी।
लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग जो इस हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि पाकिस्तान में मईशत के में इस्तेहकाम क्यों आ रहा है और ये मईशत राइट डायरेक्शन पे क्यों चल पड़ी है। और ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए आस्तीन के सांप जो हैं, उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आई हैं। देखें, मुल्क में जब ये एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट कब होता है, जब आपके डॉलर की डिमांड सप्लाई के मुकाबले में बढ़ जाए। तो क्या होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़े तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो दूसरे की कीमत गिर जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से कि जब हमारा रिजर्व तेजी से बढ़ रहा है, और रिजर्व तेजी से बढ़ने का मतलब यह है कि जितने डॉलर मुल्क के अंदर आ रहे हैं और जितने डॉलर मुल्क से जा रहे हैं बाहर, चाहे वो इंपोर्ट की शक्ल में हो, चाहे वो डेट सर्विसिंग की शक्ल में हो, आउटफ्लो अगर कम है और इनफ्लो ज़्यादा है तो बाय डेफिनेशन हमारा रिजर्व बढ़ेगा। और जब रिजर्व बढ़ता है तो वो करेंसी पर इस्तेहकाम लाता है, वो बल्कि उस पर उल्टा प्रेशर पड़ता है, अप्रिशिएट होने लगता है। तो फिर स्टेट बैंक थोड़ी सी इंटरवीन करके उसको अप्रिशिएट होने से बचाती है। तो मेरे नज़दीक 150-155 रुपए पर डॉलर जो है, ये इस वक्त एक आइडियल सिचुएशन था। और ये काफ़ी दिनों तक आपने देखा कि ये 152, 153 इसी रेंज में फिरता रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग थे जिन्हें समझ में नहीं आया कि ये काम क्यों है यहाँ पर, उन्होंने इससे खिलवाड़ शुरू किया और आज आपने बताया कि 166 रुपए पे चला गया है, यानी कि तकरीबन 14 रुपया पर डॉलर। ये चंद 2 महीनों के दरमियान में ये तकरीबन 14 रुपया फी डॉलर जो है वो नीचे चला गया, जिसकी वजह से अगर मैं आज के इसमें मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये तकरीबन आप 1260 अरब रुपए का पब्लिक डेट हम पे चढ़ गया है। 90 बिलियन डॉलर मैंने पब्लिक डेट रखा है जो स्टेट बैंक के अपने मुताबिक है, और 14 रुपए फी डॉलर अगर करेंसी डिवैल्यू हुई है तो इसका मतलब ये है कि 1260 अरब रुपया कर्जे में बढ़ गया। इशफाक साहब, मुझे एक ज़ुबैर साहब, बात यह है कि आप लोगों का बड़ा तकाजा था कि एक्सपोर्टर्स का कि जी रुपए की कदर जो है उसमें कमी की जाए। 40% डिवैल्यूएशन हो गई, बरामदात 15% बढ़ी। आप समझते हैं कि ये धंधा इसी तरीके से होता है? देखिए जी, बात ये नहीं है। बात ये है कि जहां हुकूमत को काम करना चाहिए वहां नहीं करते। ये जब आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कॉम्पिटिटिव प्राइस से इंटरनेशनल मार्केट में अपना माल बेचेंगे। यही बात है ना जी। अब इसके 2 तरीके हैं मेरे बारे में आने के। एक तरीका ये है कि मैं रुपए की कदर कम कर दूं और मुझे जब 165 में डॉलर हो जाए तो मुझे ज्यादा रुपए आ जाएं, उसी $1 के 165 आ जाएंगे। और अगर 160 होंगे तो मुझे उसी के 160 आएंगे, तो मुझे 5 रुपए जो है ना वो ज्यादा मिलेंगे। यही 5 रुपए से मैं कंपटीशन कर सकूंगा। असल बात यह है जो गवर्नमेंट नहीं करती। ये हमारा बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है कि आप अननेचुरली जो है ना रुपए को गिरा दें। ये देखिए, सप्लाई एंड डिमांड की मार्केट है, वो अपना एक मैकेनिज्म है जिसके तहत ये गिरता है। लेकिन करना क्या चाहिए मैं आपको बताऊं। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको एक्सपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लाना चाहिए। इंटरनेशनल से मुराद मेरी हमारे कॉम्पिटिटर्स के बराबर लाना चाहिए। अगर मेरे यहाँ अगर आप उठा के मिनिमम वेज 25,000 रुपए कर देंगे और हमारा गैस जो है उसको आप कहेंगे जी ये तो वेकॉग हो जाएगा और 1,000 रुपए की आपको गैस देंगे, तो इस तरह तो कभी भी काम नहीं होगा। चाहे आप डॉलर बढ़ा दें और यहाँ से मेरी कॉस्ट के अंदर आप 10 रुपए का इजाफा कर दें, डॉलर में मुझे 5 रुपए दे दें, तो उसका मतलब क्या मतलब है? ये तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कारोबार का कि अगर कारोबार आपने करना है तो आप जहां नहीं दे सकते। ये तो मेरे तो समझ में नहीं आता। इस जेब से निकाल के उस जेब में डालने वाली बात है। बात यह है कि ये जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट में, उसकी वजह ये नहीं है कि कोई एक्सपोर्टर्स ने डिमांड की है तो उनकी डिमांड के ऊपर ये जो बढ़ गई। ये तो सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। जब सप्लाई ज्यादा होती है तो रेट कम हो जाता है। अब स्टेट में जो बयानात दिए थे वो यही दिए थे कि 160 रुपए 162 रुपए से ये नीचे नहीं जाएगा।
लेकिन आज फिर चला गया। इसका मतलब उनके बस में भी ये बात नहीं है। नहीं, मैं जुबैर मोतीवाला साहब मैं आता हूँ जी, जुबैर मोतीवाला साहब मैं आता हूँ। डॉक्टर इशफाक साहब, मेरी मलक बोस्तान से बात हो रही थी, तो वो अब देखें, वो ये कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर सारा कुछ बंद हो गया है, उन्होंने यहाँ पे कंपनीज बनाई हुई हैं और यहाँ से वो एलसीज खोल रहे हैं और अपनी इंपोर्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं। उसके नतीजे में एक बड़ा अहम फैक्टर ये भी है कि डॉलर पे दबाव आया है और कीमत बढ़ गई है, और अगर हालात वहाँ अफ़गानिस्तान में दुरुस्त नहीं होते तो ये डॉलर का, वो कह रहे थे, पता नहीं किधर जाएगा। आप ये सोचे ज़रा, ये अफगानिस्तान का इवेंट तो 15 अगस्त को हुआ है ना, काबुल फॉल, या उससे 10 दिन पीछे आप चले जाएं तो ये अगस्त के महीने में हुआ है ना। ये अफगानिस्तान का जो भी आप क्राइसिस कह रहे हैं, ये तो पिछले 2 महीने से गिर रहा है ये डॉलर। हम क्यों अफगानिस्तान को बीच में ले आते हैं? ये तो कल का वाकया है। खुद सोचिए, 15 अगस्त को काबुल फॉल हुआ है और विद इन 10 डेज में हो गया सारा। तो हम 5-6 अगस्त की बात कर रहे हैं कि ये काबुल का इंसिडेंट 5-6 अगस्त से ऑनवर्ड का है। हमारे यहाँ तो डॉलर पे जो प्रेशर है वो तो पिछले 2 महीने से चला। डॉक्टर साहब, जो IMF से पैसे आए हैं 2.75 अरब डॉलर, उससे तो फिर कोई इस्तेकाम आना चाहिए था ना। मसला फिर क्या है कि क्यों ये हो रहा है? मैं यही तो बताना चाहता हूं कि हमारे रिजर्व में माशाल्लाह जबरदस्त इजाफा हो रहा है और कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे नज़दीक कि ये करेंसी डिवैल्यू हो। देखें, हम भूल जाते हैं, मैं मोतीवाला साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, इनके 60% इनपुट जो है वो इंपोर्टेड है। तो जब करेंसी डिवैल्यू होगी, इनके तमाम 60% इंपोर्टेड इनपुट की कॉस्ट उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ गैस की कीमतें बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। हम हर वो काम IMF के प्रोग्राम के तहत कर रहे होते हैं जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, हमारी इंडस्ट्रीज नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो एक तरफ हम अभी, जैसे जुबैर मोतीवाला साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमने मिनिमम वेज बढ़ा दिया, बगैर सोचे हुए बढ़ा दिया 25,000 रुपया। ये सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इनका। दूसरी तरफ बिजली गैस की कीमतें IMF ने यहाँ पे प्रेशर डाल के बढ़ाया है। ये तो अभी प्राइम मिनिस्टर खड़े हो गए हैं जो उन्होंने कहा कि अब मजीद नहीं बढ़ाएंगे हम। इसके अलावा हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे थे, तो हमने प्रेशर डाल के इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया। तो ये गवर्नर साहब ने उन्होंने कहा कि अच्छा, मुझे मेरे हाथ रोके गए हैं इंटरेस्ट रेट की तरफ से, तो मैं इसका बदला मैं एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करके करता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जुबैर मोतीवाला साहब भी इसको देखें कि चाइना को अमेरिका किस चीज क्या कहता रहता है। चाइना को कहता है कि ये करेंसी मैनिपुलेटर्स हैं। ये क्यों कहता है अमेरिका? इसलिए वो कहता है कि ये जब 200 अरब डॉलर चाइना का एक्सचेंज रिजर्व था तो उस वक्त 7 युआन 1 डॉलर के बराबर था। अब वो 3000 अरब हो गया है और उनका एक्सचेंज रेट वहीं खड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इकोनॉमिक्स के उसूल के ये खिलाफ है कि जब रिजर्व बढ़ रहा हो आपका एक्सचेंज रेट वहीं खड़ा हुआ है। तो मैं उसी चीज को लाना चाहता हूं कि जब हमारे रिजर्व कहां से कहां पहुंच गया, ये 2.5 बिलियन 2.75 बिलियन IMF से भी पैसे मिले हैं, इससे पहले भी मिल रहे थे। लेकिन जब रिजर्व बढ़ रहा होता है ना, तो ये इस बात की अक्कासी है कि हमारे यहाँ इनफ्लो ज्यादा हो रहे हैं, आउटफ्लो के मुकाबले में आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ज्यादा है। तो जो सरप्लस होता है वो रिजर्व में जाता है और वो बढ़ता है। तो जब हमारा जो इनफ्लो इतना ज्यादा है, स्ट्रांग है, रिजर्व बढ़ रहा है, तो कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये करेंसी। डॉक्टर इशफाक साहब, मैं आता हूं। अब इसमें जुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा कि आपने वेजेस की बात की, मतलब 25,000 अब ये फिर बढ़ गया है, इसके नतीजे में फिर जाहिर है महंगाई आएगी, नेट इंपोर्टर ऑफ फूड हैं, लोग भी जाएं तो किधर जाएं। अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि आपका भी एक जो प्राइस कंपटीशन है उसमें आपको मसला होगा।
आप क्या देख रहे हैं ये? अब देखें ना, हमारा तिजारती खसारे की खलीज फिर बढ़ना शुरू हो गई है, तो ये कैसे मामला जो हैं वो सेटल डाउन किए जाएं? और दूसरी बात ये है कि आपको क्या वजह दिखाई देती है? डॉक्टर इशफाक साहब तो कह रहे हैं कि ये कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए, जवाब पूरा करने नहीं देते। पहले भी डॉक्टर साहब ने मेरा जवाब पूरा किया कि वो मैं कर रहा था, आपने कहा जी अभी। देखिए, बात यह है कि जब हम डॉलर बढ़ने का जो एक्सपोर्टरों के ऊपर जो इल्जाम आता है, मैं उसके खुलासे के लिए कह रहा था कि मेरा 70% जो मेरा इनपुट है वो इम्पोर्टेड है। मुझे डॉलर के गिरने से कोई फायदा इतना बड़ा नहीं होगा, वो तो सिर्फ 30% के ऊपर होगा, जिसके अंदर मेरी फाइनेंशियल चार्जेस भी हैं, मेरे और बाकी चीजें भी हैं, प्रॉफिट भी है। तो ये ऐसे नहीं है। हमको तो चाहिए परमानेंट बुनियाद के ऊपर हमारी कॉस्ट को आप बांग्लादेश के बराबर कर देना, बात दूसरी और कोई है ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कोई इंटरनेशनल एजेंसी आप मुकर्रर करें और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को ले लें। जो बेसिक आइटम्स हैं, अगर टेक्सटाइल की हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल में आप बेडशीट को ले लें, आप जो है ना टी शर्ट्स को ले लें जो कि बल्क की आइटम है। अगर वहां कोई आदमी यान लेकर अगर वो टी शर्ट बनाता है तो उसके अंदर कन्वर्जन कॉस्ट कितनी आती है और पाकिस्तान में कितनी आती है, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, वो 2 मिनट का काम है, वो आपको आ जाएगा सब कुछ सामने। तो हम ये कहते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है ना, देखिए मैंने अगर कम्पीट करना है, अगर मैं और आप अगर कम्पीट कर रहे हैं, आप अगर मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं और मुझे साइकिल देंगे तो मैं कैसे आपसे कम्पीट करूंगा? इसमें जुबैर साहब एक और सवाल है। जुबैर साहब, सवाल ये है कि अगर हमारी बरामदात नहीं बढ़ती हैं, एक सेक्टर जो है उसको कितना खींच के आप कितनी उसकी बरामदात कर लेंगे कि हम डॉलर्स जो हैं वो कमा सकें? नहीं, मैं आपको बताऊं कि हर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। हमारा तो कोई शेयर ही नहीं है सर, हमारा 1% शेयर भी नहीं है टेक्सटाइल की सप्लाईज टू द वर्ल्ड के अंदर। हमारे पास तो स्काई इज द लिमिट। हमारे पास तो अगर सिर्फ टेक्सटाइल को सपोर्ट करें, आज भी आप देखिए ना हमारा वैल्यू एडिशन कहाँ है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहते हैं। देखिए, वैल्यू एडिशन जो है ना, उसकी परसेंटेज अगर आप आज भी निकालें तो ये 37% 38% है। बाकी तो रॉ मटेरियल हम सप्लाई करते हैं हमारे अदरवाइज कॉम्पिटिटर्स को। ये सारा जो रॉ मटेरियल हमारे पास है, यान क्यों एक्सपोर्ट होना चाहिए? यान के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि आप वैल्यू एडेड सेक्टर, जब तक आप वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक आपके यहाँ जो है ना मुलाजिमतों के मौके, जो आप कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज चाहिए हमको, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो जब भी क्रिएट होंगी जब आप वैल्यू एडिशन में जाएंगे। और आप वैल्यू एडिशन के जब प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो आप लोगो मेड इन पाकिस्तान बेचते हैं, वरना तो आप जो यान बेचते हैं जापान को, वो जापान अपना मोहर लगा के बेचता है मेड इन जापान, वो मेड इन पाकिस्तान का यान नहीं बोलता। तो हम तो कहीं भी नहीं रहते। और हमारी जो है ना क्रेडिबिलिटी जो है वो आती है जब आप फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, जो कि गारमेंट और अपैरल और वैल्यू एडेड जो सिस्टम्स है, जो आइटम्स है, वो है। अगर हम वो बनाएं और उसको अगर हम आगे मार्केट करें तो हमारा जो है ना हम आगे बढ़ सकेंगे। वरना ये कैसे हो सकता है कि जो है ना आप जो है ना कहेंगे जी मैं 40% यान में बेच दूं और फिर मैं जो है ना वैल्यू एडिशन भी करूं और मुझे मेरा डॉलर भी ठीक हो। डॉलर भी ठीक हो जाएगा, डॉलर की कीमतें भी ठीक हो जाएंगी, आपके जो है ना मुलाजिमतों के मसले में हल हो जाएंगे। ये सारे काम जब होंगे जब आप अपना जो क्रॉप है कॉटन का, उसको कम से कम उस पर ले जाएंगे। अब डॉक्टर इशफाक साहब, इसमें एक और बुनियादी सवाल भी, अगर ये डॉलर की मुकाबले में रुपए की कदर इसी तरह गिरती है, पहला तो ये बताइएगा कि आपकी असेसमेंट क्या है कि क्या ये मज़ीद गिरेगा? और दूसरी चीज़ ये है जो सबसे अहम है कि नेट इंपोर्टर हैं हम खुराक के आइटम्स के, तो महंगाई की सूरत हाल फिर कहाँ जाएगी? क्योंकि ये खाली खुराक के आइटम्स पे नहीं असर आएगा, ये आपकी पेट्रोलियम की कीमतों पर भी असर आएगा। फिर आपको बिजली का लामहला आपके ऊपर इतना दबाव आ जाएगा कि आप कहेंगे जी चाराकार ही कोई नहीं है, कीमत बढ़ाओ। वो कहते हैं ना कि इसी पे एक शेर है कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। जो दानिश बैठे हुए हैं बहुत सोच के उलझाई है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है एक्सचेंज रेट कि जब आप डिवैल्यू करेंगे, इस मुल्क में गंदम के आप देख रहे हैं कि 4 मिलियन टन हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट पे गंदम की कीमत वही रहे,
लेकिन जब उसका लैंडेड कॉस्ट होगा तो वो 30-35% ज़्यादा आपको महंगा हुआ होगा। उस महंगे गंदम से आप जब मार्केट में बेचेंगे तो गंदम की कीमत बढ़ेगी। जब गंदम की कीमत बढ़ेगी आपका फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर प्राइम मिनिस्टर परेशान होंगे कि जी देखिए महंगाई कम नहीं हो रही है, हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं महंगाई कम करने के लिए। तो भाई आपके आस्तीन के अंदर छुपे हुए जो हाथ हैं वो महंगाई कर रहे हैं आपके लिए। दूसरी तरफ है आप पाम ऑयल मंगाते हैं, घी, पाम ऑयल अगर इंटरनेशनल मार्केट में ना भी बढ़े, आप डिवैल्यूएशन करेंगे करेंसी, इंपोर्टेड प्राइस ऑफ पाम ऑयल बढ़ जाएगी, उससे खुर्दनी तेल पाकिस्तान में महंगा हो जाएगा। हम पेट्रोल की कीमत अगर इंटरनेशनल मार्केट में ना भी बढ़े तो जब वो मुल्क में इंपोर्ट होगा तो वो उसका लैंडेड कॉस्ट बढ़ा हुआ होगा और पेट्रोल महंगा हो जाएगा। जब पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज वो पास ऑन होगा कंज्यूमर को। तो ये सारी चीजें एक इन्फ्लेशन को हवा देने के लिए ये काम की जा रही है, क्योंकि ताकि जस्टिफिकेशन हो स्टेट बैंक के पास कि महंगाई बढ़ रही है, मुझे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने दो। वो भूल गए हैं कि इस मुल्क में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन कम नहीं किया जा सकता है। एम्पिरिकल एविडेंस ये कहता है कि 1% अगर स्टेट बैंक डिस्काउंट रेट को बढ़ाए तो 1.30% जो है 1.3% इन्फ्लेशन बढ़ता है इस मुल्क में। तो बात यह है कि जब हेलीकॉप्टर से लोगों को उतारेंगे जिन्होंने वेस्टर्न इकोनॉमी को पढ़ा हुआ है, वेस्टर्न फार्मूला को लाकर यहाँ पर डोमेस्टिक पाकिस्तानी माहौल में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी से उनको बिल्कुल वाकिफ नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि डेटा इकट्ठा कैसे होता है, तो ये तबाही मचेगी पाकिस्तान में। अब ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो सूरत हाल है ये तो कोई इत्मीनान बख्श सूरत हाल नहीं है। ज़ाहिर है कि हमें रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ मिला, 2.75 अरब डॉलर का जो आया है, आपको बजटरी सपोर्ट भी उससे हासिल हो सकती है और बहुत से मामला जो हैं वो सुलझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ये कैफियत रहती है तो फिर तो ये इसका बड़ा मल्टी डायमेंशनल असर पड़ता है, तो उसके असरात क्या होंगे? देखिए जी, अगर डॉलर की जो पोजीशन है, जो डॉलर रुपी पैरिटी की आप अगर बात करते हैं, देखिए अगर डॉलर मजीद स्ट्रांग होगा तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का लामाला इजाफा होगा, उसमें तो कोई दो बातें नहीं है। और उसको कम करने का तरीका यह है कि हम उन जराए से डॉलर को मंगवाएं जो लीगल तरीके हैं, यानी हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें। अब देखिए यहाँ जो इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट आया है उसके लिए आप सिर्फ हुकूमत को पूरे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। देखिए इसमें आपका जो ब्रेंट है, आपका जो तेल है, उसकी प्राइस $70 भी गई, अब आप घट के भी $66 हो गई है। पिछले दिन जब हम उन दिनों को देखते थे तो वो $40-44 के दिन थे, वो बहुत अच्छे दिन थे। अब आज जो है ना $70 $66 की बातें हो रही हैं। या तो ये ऑयल के अंदर ड्रास्टिक कोई कमी आए, इसके बाद हमारी जो क्रॉप्स हैं, सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम हुआ वो कॉटन क्रॉप के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, कॉटन की जगह पे गन्ना लगाया गया और आज हम 6-6.5 मिलियन बेल्स की हमने जो है ना वो हमारी फसल है, हमारी फसल होती थी $13 मिलियन की, जिसमें हम ये कहते थे कि इंडिया के अंदर ये इतनी जमीन के ऊपर वो $26 मिलियन बनाते हैं और हम 13 मिलियन लगाते हैं। तो हम वो बातें कर रहे थे, अचानक हम आधे पे पहुंच गए। आज इस दफा कम से कम $2 से $3 बिलियन की आपकी कॉटन इंपोर्ट हुई है और इंपोर्ट होगी जब बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो ये $3 बिलियन भी तो इसी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये भी तो डॉलर के ऊपर जो है ना वजन आएगा और डॉलर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अफगानिस्तान में एक प्लस पॉइंट आप नहीं देख रहे कि अफगानिस्तान में जब चीजें सेटल हो जाएंगी और जब सीधे सब आ जाएंगे तो वो जो सप्लाई एंड डिमांड की मैं बात करता हूं, मैं समझता हूं कि कैश डॉलर अफगानिस्तान जो है वहां से काफी जो है इधर आएंगे और हमारे जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है उस पर थोड़ा सा जो इस वक्त जो बहुत ज्यादा प्रेशर है वो प्रेशर कम होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो इंडिया को जो हरी झंडी दिखाई है और हमसे जो उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है और बाकी सारी बातें भी कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि अगर ये पीसफुली ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया तो इट विल बी अ पॉजिटिव गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान और हमको एक मार्केट, जो हमारी कोई भी मार्केट है वो भी हमें वापस मिलेगी और हम जो ये $2.7 बिलियन का जो हमारा ट्रेड था अफगानिस्तान के साथ, which has gone down to 1.2, 1.1,
वो वापस अगर हम 2, 2.5, 3, 3.5 बिलियन में ले जाते हैं तो आपके सारे मसाइल जो है ना सिर्फ इसी एक मुल्क से, जो कि वर्जन है, जो हमारी अपनी मार्केट है, जो हमारा सूबे की तरह है, वो अगर हमें मिल जाएगा तो मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे सरदर्द जो है ना वो कम हो जाएंगे। मैं जुबैर साहब आता हूं। अब डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा कि जो हमारे अवाम हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि अगर ये अभी तो उम्मीद फ़र्दा पर ही है सब कुछ, तो अगर मामलात जो हैं वो जाहिर है कि एक दफ़ा ऊपर चला जाता है डॉलर तो फिर नीचे नहीं आता है, और अगर इससे भी ऊपर चला गया तो फिर क्या आप देखते हैं? जो लोग हेलीकॉप्टर से उतरे हैं इन्हें आप निकालें, सबसे पहली चीज़ ये है। हेलीकॉप्टर से जो लोग उतरे हैं वो इस मुल्क के नहीं हैं। जब यहाँ से फारिग होंगे, अब जहाँ से आए हैं ये वहीं जाएंगे। रेड हॉक है, ब्लैक हॉक है कि नॉर्मल हेलीकॉप्टर है, वो चेक करवा ले जरा। ब्लैक हॉक से तो उतरे ना किसी हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। बहरहाल देखिए, बात ये है कि ये जो माली साल हमारा गुजरा है ना, ख़त्म हुआ 2020-21 का, ये इतना आइडियल था हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कि आप हैरान होंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट को, आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि 15% बढ़ गया है। क्या ये हमारी पॉलिसी से बढ़ा है? जी नहीं, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से बढ़ गया है। ये हमने क्वांटिटी में 40%, 50% कम हुए हैं हमारे एक्सपोर्ट्स, ये जुबैर मोतीवाला साहब बताएंगे। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हुई थी तो जिसकी वजह से हमें वैल्यू टर्म में हमें जो है एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक्सपोर्ट जो बढ़ा है हमारा, ये 100% प्राइस इफेक्ट की वजह से बढ़ा है, नॉट क्वांटिटी इफेक्ट की वजह से बढ़ा। अगर आज हमारा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ठीक काम कर रहे होते हैं, मुझे मालूम है कि जुबैर मोतीवाला साहब ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, अगर ये काम कर रहे होते, ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि टेक्सटाइल्स की जो इंटरनेशनल मार्केट में थी, इसकी प्राइस ये बहुत बढ़ी हुई है। हम अगर ये वैल्यू एडिशन वाली चीज़ जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये अगर हम बेचते तो आज हम बहुत पैसे इस वाली साल में कमा सकते थे, लेकिन क्वांटिटी में मैसिव कमी हुई है। ये सिर्फ प्राइस के बढ़ने की वजह से हमारा। इसमें डॉक्टर इशफाक साहब एक सवाल जो मैं जानना चाह रहा हूँ, महंगाई पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि मुझे वो सिचुएशन जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव दिखता है। देखिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब भी करेंसी डिवैल्यू होगा, बाय डेफिनेशन हर इंपोर्टेड चीज़ जो इस मुल्क में आ रही है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। चाहे वो आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो खुर्दनी तेल इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप गैस इंपोर्ट कर रहे हो, जिस चीज़ की भी आप इंपोर्ट करेंगे उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और ये सारी चीज़ें अवाम इस्तेमाल करती हैं, ये सारी चीज़ें, तो अवाम पे इसका बोझ पड़ेगा। और ये प्राइम मिनिस्टर जो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि ये कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए, इनके अपने लोग उनकी कोशिशों पे पानी फेर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को नजर नहीं आता। अब लास्ट ये कि आपको डॉलर कहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, मैं कभी ये हमेशा इससे अवॉइड करता हूँ कि डॉलर के फोरकास्ट ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें मेरी महारत होती तो आज मैं बिलियनर होकर बैठा होता इस मुल्क में। लेकिन ये चीज़ जो है ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये कहाँ जाएगा। हाँ, मेरे नज़दीक आइडियल जो है इस वक्त 150 से लेके 155 रुपया फी डॉलर है। आप अपने एक्सपोर्टर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, आप एक्सचेंज रेट की तरफ हाथ ना दें। हाँ, एक्सचेंज रेट से देखें हमारा, आप अब उठा के देख लें नंबर जो स्टेट बैंक ही पब्लिश करता है। हमारे यहाँ मंथली एक्सपोर्ट क्या है, ये 1.8 बिलियन से लेके 2.2 बिलियन के दरमियान में मूव करता है। ये चूंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की कीमतें बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से हमने कॉटन कम बेचने के बावजूद भी ज़्यादा हमने वैल्यू हासिल की है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट इसी रेंज में घूमता है, 1.8 से लेके 2.2 बिलियन डॉलर। ठीक है। जब 60 रुपए $1 के बराबर था
तो भी इसी रेंज में थे। आज 166 रुपए एक डॉलर पर हो गया है, हम इसी रेंज में हैं। रेंज में है। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।